ऑलराइट गाइज, Z Fold 3 हाल फिलहाल में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और कुछ दिनों से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है इस फ़ोन के बारे में कि आपको अपना पुराना फ़ोन बेकार लगने लग जाएगा, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और आखिर ये फ़ोन सैमसंग ने किसके लिए बनाया है, आखिर इसका यूज़र कौन है, इन सब की बात करूँगा इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो जैसे इस फ़ोन को मैंने फर्स्ट टाइम हाथ में लिया, मुझे कुछ खास फ़र्क दिखाई नहीं दिया फोल्ड 2 के कंपैरिजन में, रादर देन कि यहाँ पर कुछ कलर्स में चेंज कर लिया है, कैमरा के लेआउट में चेंज कर लिया है थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे जैसे मैं इस फ़ोन को ऑब्जर्व करते गया, काफ़ी सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस नज़र आने लगे और एक्चुअली वो डिफरेंसेस वैल्यू रखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये फ़ोन अब थोड़ा छोटा है हर डायमेंशन में। 11 ग्राम लाइटर है, क्योंकि फोल्ड सीरीज़ का यही सबसे प्रॉब्लम था कि वो वेट में ज़्यादा होते हैं। तो यस, 11 ग्राम लाइटर है। यहाँ पर सैमसंग ने यूज़ किया उनका एल्यूमिनियम एलॉय और वो क्लेम करता है कि ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो अब तक किसी भी फ़ोन में यूज़ किया गया है। यस, अब मैं यहाँ पे 2 सिम लगा सकता हूँ। प्रीवियस वाली जनरेशन में ये नहीं था, वहाँ पर हम ई सिम लगा सकते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 सिम लगा सकता हूँ। और हिंज की बात करूँ तो एक्चुअली में काफ़ी रिजिड लगता है। अब आप इस फ़ोन को जब अनफोल्ड करोगे तो आपको फील होगा कि मैंने एक्चुअली एक टैबलेट पकड़ रखा है। जब आप इसको एक तरफ से पकड़ के यूँ हिलाओगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, ये मुड़ नहीं रहा है। फिर कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है, वो जो हिंज वाली प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। और ये दुनिया का अकेला फोल्डेबल डिवाइस है जो वाटर रेजिस्टेंस के साथ में आता है। कवर स्क्रीन और पीछे की साइड में उन्होंने गोरिल्ला ग्लास विक्टस का इस्तेमाल किया, जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास है। अंदर की तरफ उन्होंने न्यू फिल्म की लेयर ऐड कर दी है जो लगभग 80% ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देती है अंदर वाली स्क्रीन को। नाइस प्ले सैमसंग। 80% बेस्ट केस सिनेरियो है। और कैमरास की बात करूँ तो ये कॉपी करते हुए नजर आता है इन्हीं के फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ में। और ये डिज़ाइन थोड़ा सा जेनेरिक सा लगता है, इतना कूल नहीं लगता है, लेकिन ओके, उसका एक अपना अलग कैरेक्टर है और इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक है, सो कोई बात नहीं। और ये अब तक का सबसे एडवांस डिस्प्ले सेटअप है। 6.2 इंच कवर डिस्प्ले, 7.6 इंच इन्फिनिटी फ्लैक्स डिस्प्ले, दोनों ही पैनल डायनामिक एमोलेड 2x पैनल है और अभी ये 120 हर्ट्ज पर रन कर सकते हैं। एंड कंपेयर टू लास्ट जनरेशन, अंडर डिस्प्ले कैमरा इज हियर एंड द पैनल इज मोर ब्राइटर, ऑलमोस्ट 29%। अब यहाँ पर आप अंडर डिस्प्ले कैमरा को ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली वो दिख जाएगा, लेकिन अगर आप कोई मीडिया कंज्यूम कर रहे हो या फिर कुछ देख रहे हो तो आपके पेरिफेरल व्यू में यही मैसेज जाएगा कि मैं एक सीमलेस अनइंटरप्टेड डिस्प्ले को देख रहा हूँ। यहाँ पर कैमरा सिर्फ है 4 मेगापिक्सल का, तो सेल्फीज इतनी अच्छी नहीं आती, इस फ़ोन से बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन सेल्फीज इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है, एप्लीकेशन का फ़र्क है। तो या आपके फ़ोन का सबसे अच्छा फीचर जिसे आप शायद यूज़ करना ना चाहो, क्वालिटी की वजह से। इनर स्क्रीन की सेल्फी की बात कर रहा हूँ, आउटर डिस्प्ले में 10 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और वो अच्छी सेल्फी निकाल लेता है। तो या कुल मिला के 5 कैमराज है, एक अंडर डिस्प्ले, इनर डिस्प्ले में, एक आउटर डिस्प्ले यानी कि कवर डिस्प्ले पे और 3 पीछे की साइड में। या और अंदर वाला ये अंडर डिस्प्ले कैमरा है। अब यहाँ पे सैमसंग ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। पहला नैरेटिव ये था कि एक बड़ा सा फ़ोन छोटे से फॉर्म फैक्टर में आपके जेब में रह सकता है, एक आपको बड़ी डिस्प्ले दे सकता है, राइट। लेकिन अब सिर्फ बड़ी डिस्प्ले का फैक्टर नहीं रह गया यहाँ पे, अब एक्चुअली उस बड़ी डिस्प्ले को यूज़ करने की टाइम आ चुका है। और ये सैमसंग ने किया यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट करके। और जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूँ कि अब जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब को ले लो, और एप्लीकेशन जो है मैं रन कर सकता हूँ पैरेलली, और वेब ब्राउज़र को फुल फ्लैश कंप्यूटर की तरह यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो उसका लेआउट है वो पूरा कंप्यूटर की तरह हो चुका है। अलग अलग मैं टैब्स को देख सकता हूँ, एक एप्लीकेशन को मैं ओपन कर सकता हूँ विदाउट लीविंग ओल्डर वन। यस, यहाँ पर सैमसंग भी अच्छी तरह से जानता है कि जो फोल्ड सीरीज़ है वो पूरी तरीके से नहीं है, एक नई कैटेगरी है, और यहाँ पर यूज़र्स को ब्लॉक करना अच्छी बात नहीं है। तो वो अब यहाँ पर यूज़र्स को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारे फ़ोन के साथ में एक्सपेरिमेंट करो। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है लैब का, वहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे किसी भी एप्लीकेशन का एस्पेक्ट रेशियो क्या रहेगा, भले ही वो इस फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज है या नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि अब यूज़र डिसाइड कर सकता है कि मल्टी विंडो या मल्टी जो बार्स है वो कैसे बिहेव करेंगे। तो और एक्चुअली में ये देखने में इतना यूज़फुल लगता नहीं है, लेकिन जब आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे और डेली एप्लीकेशंस में रन करोगे, साथ साथ में अगर आप मल्टी टास्किंग करते हो या किसी फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये फीचर, बिलीव मी। यहाँ पे सैमसंग ने ये इम्प्रूवमेंट इसलिए करी है क्योंकि वो रिप्लेस करना चाहते हैं नोट सीरीज़ को इस
सीरीज़ के साथ में। इस सीरीज़ का फंडा ये था कि जब सबसे पहले ये लॉन्च हुआ तो इसके कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी चेंज थे एस सीरीज़ के साथ में या किसी भी सैमसंग के अदर फ़ोन के साथ में, ये बिल्कुल यूनिक था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ी तो सिर्फ एक डिफरेंस रह गया एस सीरीज़ में और नोट सीरीज़ में, वो ये डायमेंशन का और दूसरा इस पेंसिल का। लेकिन उसके अलावा कुछ खास डिफरेंस रह नहीं गया। और सैमसंग का इस फ़ोन के लिए नैरेटिव ये था कि एक बड़ा सा डिस्प्ले जिसके ऊपर मैं काम कर सकूँ प्रोडक्टिविटी वाले, तो ये काम मैं अब यहाँ पर भी तो कर सकता हूँ। इसीलिए अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 21 लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है और वो होगा भी नहीं, तो क्योंकि अभी ये नोट ही सीरीज़ है। और अगर इसको कोई नाम देना चाहो तो मुझे नहीं पता उन्होंने इसका नाम फोल्ड 3 क्यों दिया है। वो इसको नाम दे सकते थे नोट फोल्ड 3 या फिर नोटबुक, ये ज़्यादा सेंस लगता है इसका नोटबुक का। तो या कुल मिला के अब नोट सीरीज़ आगे से नहीं आएगी। और अगर सोच रहे हो कि पेंसिल का क्या, बिल्कुल पेंसिल ये है कि अब ये एस पेन हमें अलग से ख़रीदनी पड़ती है, इस फ़ोन के साथ में नहीं आती जैसे इसके अंदर आया करती थी। और वो चार्ज भी अलग से होगी, उसको रखने के लिए केस भी अलग से ख़रीदना पड़ेगा। और या काफ़ी मेस्ड अप है। और किसका आइडिया था ये, मतलब फ़ोन के अंदर रखो ना इसको, ऐसे फ़ोन के अंदर अच्छा रहता है। यस पता नहीं, लेकिन मुझे ये आइडिया बुरा लगा। बट अगर नेक्स्ट सीरीज़ में वो इस पेंसिल को, इस एस पेन को, स्टाइलस को इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से, तो आई विल बी हैप्पी। यस। और ये सब किया है सैमसंग ने उल्टा प्राइस में ड्रॉप करके। प्रीवियस वाली जनरेशन से इसका प्राइस कम है। और अगर आप एक फोल्डेबल डिवाइस ढूंढ रहे हो, देयर इट इज़, ये है इसका आंसर। यस, बहुत सारे दूसरी कंपनीज भी है यहाँ पर, जैसे कि Xiaomi और हुआवे भी इस पर ट्राई कर रही है, लेकिन ये सैमसंग का थर्ड अटैम्प्ट है और उनका लगभग फर्स्ट अटैम्प्ट पे चल रहा है अभी। तो या बेस्ट डिवाइस है, फोल्डेबल डिवाइस अब तक का। लेकिन इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो सैमसंग को भी कंसिडर करनी चाहिए, और आप तो खरीदने वाले हो तो आपको पहले करनी चाहिए। यस, तो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की, और इसकी प्रीवियस वाली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम थी, वो है इसकी बैटरी। मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, खासकर अंदर वाले डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज़ पे, एक दिन का बैटरी बैकअप कभी नहीं दिया इसने। मतलब ऑब्वियसली 4400 mAh की बैटरी और इतना बड़ा डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज़ पे बैटरी बैकअप नहीं दे सकती। प्लस अगर आप यहाँ से यूज़ करो तो एक दिन का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट मिल सकता है। दूसरी बात, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा मैं ख़रीद सकता हूँ, प्लस ईयरबड्स खरीद सकता हूँ, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और चीज़ें खरीद सकता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे बच जाएंगे। रादर देन मैं ये फ़ोन खरीदूँ, ये फ़ोन खरीद लो या फिर वो सारी चीज़ खरीद लो, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को भी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो कैमरा सिस्टम है वो इतना बेटर नहीं है। अगर मैं गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से इसको कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये बेकार कैमरा सिस्टम है उसके कंपैरिजन में। हालांकि है बहुत बढ़िया, लेकिन गैलेक्सी S21 जो फ्लैगशिप है उसके कंपैरिजन में इतना बेटर नहीं है। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम लगती है एस पेन। हालांकि वो एक सोल्यूशन की तरह है इस फ़ोन के रिप्लेसमेंट के लिए इस फ़ोन से, या इस फ़ोन के रिप्लेसमेंट के लिए इस फ़ोन से, लेकिन इसमें एस पेन हमको अंदर ही मिलती है और वहाँ पर इस केस में यहाँ पर हमें एस पेन अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, पहली बात। प्लस वो इस फ़ोन के अंदर सेट नहीं होती है तो उसको अलग से चार्ज भी करना पड़ेगा। जब और तीसरी चीज़, उस फ़ोन के अंदर लगती नहीं है तो उसको कैरी करने के लिए अलग से एक बैग भी खरीदना पड़ेगा। या तो क्या मैं ये फ़ोन रिकमेंड करता हूँ? तो मेरे पास में यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये ग्रेटेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है अब तक का, लेकिन ये फ़ोन सबके लिए नहीं है। कुछ कंडीशंस है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। अगर उस कंडीशंस पे आप फुलफिल हो जाते हो और आपको लगता है तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हो, और तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। किन केस में मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ? 5 यहाँ पर है। डीप पॉकेट्स, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दूसरी चीज़, कैमरास। यहाँ पे हमें कम प्राइस वाले फ़ोन में भी बेटर कैमरा का सिस्टम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आपको कैमरा से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो ये आप फ़ोन खरीद सकते हो। तीसरी चीज़, एस पेन। आप एस पेन अलग से खरीद सकते हो और एस पेन को कैरी करने के लिए अलग से केस खरीद सकते हो, दैन ओके। और करंटली आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो और उसकी स्क्रीन से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, ये ऑलमोस्ट 7 इंच का फ़ोन है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको और बड़ी स्क्रीन चाहिए, देयर इट इज़। एंड हर टाइम अगर आप एक पावर बैंक कैरी कर सकते हो तो 5 चीज़ें, डीप पॉकेट्स, कैमरा से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एस पेन को आप अलग से खरीद सकते हो, प्लस केस। एंड आपको और ज़्यादा बड़ा फ़ोन चाहिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो करंट
की जो साइज़ है फ़ोन्स की उनसे, और हर टाइम अगर आप एक पावर बैंक कैरी कर सको तो ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो यही था इस वीडियो में गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ वैल्यू ऐड कर रही होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी के लिए बाय।